आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। दुनिया तो उधर चली गई है, टेलीफोन, मोबाइल फोन के ऊपर। और यहाँ के लोग बदकिस्मती से कबायली इलाके में मैंने कोशिश 1 साल पहले से लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी का इशू था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहां। स्पॉटलाइट नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया और सिर्फ बाना में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस फराहम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की एक तकरीब में खिताब करते हुए किया। याद रहे कि सिर्फ बाना नहीं बल्कि साबका फाटा के तकरीबन तमाम अजला में अवाम के लिए इंटरनेट की सहूलत मुयसर नहीं है, पर कंटोनमेंट में ये सहूलत मुयसर है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 3G और 4G की सहूलत मुयसर ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ के तालिब इल्मों को कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलात का सख्त सामना करना पड़ा। इसकी वजह सिक्योरिटी इश्यूज बताए जाते हैं। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सिक्योरिटी हैं। इसके अलावा आज अमरीकी सदर जो बाइडन जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी है उनकी, और इनसे ये भी पूछेंगे कि अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से पाकिस्तान और खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। अब जबकि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर बैरूनी एजेंट होने का इल्जाम लगा रही है, मोईद यूसुफ साहब से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को वाकई अपने सियासी लीडरान से खतरा है। क्यों मोईद साहब, अब तो अपोजिशन भी ये कहने लग गई है कि वजीर आजम जो हैं वो चंदा इकट्ठा करते रहे हैं बीजेपी से, फिर उन्होंने एक इजराइल लॉबी के अंदर एक और शख्स का नाम भी ले लिया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर ऑपोजिशन भी बैरून मुल्क से और बैरून एजेंट से पैसे लेती रही और वजीर आजम साहब भी लेते रहे, तो फिर तो ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। मुनीज़े थैंक यू। देखिए, मेरे नज़दीक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जो असल है वो ये है कि किस लेवल की गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, मतलब हमारी हर चीज शुरू होती है कि ये देखिए ये वजीर आजम बैठा है, इसने ये किया। देखिए, पहली बात है कि मैं तो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स समझता भी नहीं हूं सही तरह से, लेकिन एक प्रोसेस है ना, आपने कोई बात की, उसमें इलेक्शन कमीशन है, फला है, एक एक चीज जो सामने लानी है वो जो पार्टी हुकूमत में है वो ला रही है, उस प्रोसेस को चलने दें। मेरे से आप नेशनल सिक्योरिटी की जब बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, अमेरिका में नई हुकूमत आ रही है, वजीर आजम पाकिस्तान ने अब कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया, आगे बात करनी है, वजीर खारजा ने करनी है, मैंने करनी है, किसी ने करनी है। क्या ये इस मुल्क के लिए ठीक है कि एक इस तरह की कैंपेन चल रही हो उस सरबरा के खिलाफ जिसने वहां बात करनी है? तो वेयर डज नेशनल सिक्योरिटी गो? वो तो मतलब है कि बजाय हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हम तो ये बात कर रहे होंगे कि वहां के लोग फायदा उठा रहे होंगे कि यार देखो ये जो चीज हो रही है ये कमजोर कर रही है पाकिस्तान को, इसको और इस्तेमाल करो। सो प्लीज जहां पे कोई नेशनल चीज आ जाए तो मेहरबानी करें, मैं इसमें ज्यादा इस तरफ नहीं पढ़ना चाहता, बट इट्स टोटल रबिश फ्रैंकली। जब एक मुल्क अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहा है दुनिया में, हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने आगे जाना है अमेरिका के साथ, पूरी तैयारी पहली दफा। माफ, आपने दुरुस्त कहा, आप सियासत में ज्यादा नहीं पढ़ते, मगर आपको ये तो जरूर मालूम होगा कि ये जो बात है ये खुद हुक्मरान जमात ने शुरू की थी, मोदी का यार, और ये सब। कम टू इश्यूज, देखिए मेरी बात सुने प्लीज, कम टू इश्यूज। मैं आपको यही बात बावर कराना चाह रहा हूं, यू हैव टू हैव द राइट पर्सन टू हैव द राइट कॉन्वर्सेशन। जो बात इंडिया के बारे में की गई उसके पीछे एक एविडेंस है, उसके पीछे एक इंफॉर्मेशन है, वो हमारे जिस स्पेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमें नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रही है। बाकी ये वाला जो स्फेयर है, देखिए इश्यूज पे बात करें। मैं आपको इश्यूज पे आते हैं, चूंकि आपने काफी अरसा अमेरिका में भी गुजारा है, आप बड़े बाखबर रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि तब्दीली तो होती है, चाहे छोटी मोटी हो, मगर तब्दीली होती है जब अमेरिका के अंदर हुकूमत बदले। तो आपने अपनी भी असेसमेंट की होगी, हुकूमत ने अपनी भी असेसमेंट की होगी कि अगर जो बाइडन एक डेमोक्रेट इलेक्ट होके आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी है, मुख्तलिफ सदर हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? व्हाट आर यू थिंकिंग? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो है ना ट्रेडिशनल आंसर, रिवायती तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि जी वो बाइडन साहब आएंगे, हम तो बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम सबको जानते हैं, बड़ा अच्छा काम होगा।
मैं आपको पॉलिसी के ज़िम्मन में रह के बात करता हूं। देखिए, कोई अमेरिकी सदर आ जाए, तब्दीली सारी दुनिया में आती है, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर लिंक्ड, ठीक है, चाहे वो बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो, तो ये तो बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात, जब कोई ऐसा बड़ा मुल्क सुपर पावर वहां तब्दीली आई है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास दो ऑप्शन हैं। इंतजार फरमाइए अपने लिए, कौम के लिए, जब वो फैसला कर लें आपके साथ क्या करना है तो उनसे बातचीत शुरू कर दें, या पूरी तैयारी करें, प्रोएक्टिवली डिसाइड कर लें किन चीजों पे म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, किन चीजों पे चैलेंज होगा, उस पे क्या जवाब देना है, और बिल्कुल टू दी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेवल, असिस्टेंस लेवल, जो भी आपने उस पे एक पूरा जामे अपना प्लान बना ले, मुतहरिक हो जाए, ताकि एक मिनिस्ट्री एक बात करिए, दूसरी साइलोज में ऑपरेट ना करे, और उनको एंगेज कर ले, और अनअपोलोजेटिकली एंगेज करें। जहां पे आपका डिसएग्रीमेंट है उस पे स्टैंड करें, डोंट वरी अबाउट। लेट मी पुट इट दिस वे, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट के साथ, जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ, क्या होगा? नहीं, मुझे वो कंप्लीट करने देना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता पहले होता था कि नहीं, आई वाज़न्ट इन द सिस्टम। इस दफा पूरी तैयारी के साथ हम ये अप्रोच ले रहे हैं, सो वी आर ऑलरेडी अ लेग अप। अभी वहां पे डोमेस्टिक बहुत सी चीजें हैं, तो जो बाइडेन साहब जो हैं वो पहले तो डोमेस्टिकली फोकस करेंगे। अफगानिस्तान एक एजेंडा है एक्सटर्नल, हमने उस पर बात करनी है, वी आर क्रिटिकल फॉर दैट। हमारे बगैर गाड़ी आगे नहीं चली उनकी, उन्होंने हमारा एक्सेप्ट भी किया है। अब हमने उससे क्या आगे लेके चलना है, पहली चीज। क्लाइमेट चेंज अनदर एवेन्यू जहां हम बात कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उनके डिप्लोमेटिक मसले अफगानिस्तान में नहीं है, चीन के साथ बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान कोई हेल्पिंग रोल अदा कर सकता है इस ग्रेट पावर कंपटीशन में? आई डोंट नो, बट ये एक सवाल है। अच्छा, फिर हम बार बार कहते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या हमें पता है कि किस प्रोजेक्ट में हम उनसे क्या चाहते हैं? क्या हमें पता है कि उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे हमने तैयारी करके, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, लोग बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहते हैं। जब आपने बात की अफगानिस्तान की, तो उसके ऊपर हमने देखा है कि कैसे पेशरफ्त हुई, मगर फिर बात आगे नहीं चली। अब सब पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका खास तौर पे, कि जो मुज़ाकरात हैं अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान वो शुरू हो सके। उसके अंदर दो सेटबैक्स हैं, एक के तालिबान बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे किसी तौर पे अफगान हुकूमत से, और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि जो तालिबान की टीम है जिसके अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, जो पाकिस्तान में रह के गए हैं, वो जब आए पाकिस्तान अपना दौरा करने, तो वो पाकिस्तान में ही रह गए, वापस नहीं गए, जिसकी वजह से कहते हैं कि बातचीत में पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आमादा कर सकता तालिबान को, जो यहाँ पे मौजूद हैं, कि वो अफगान हुकूमत से बात करें? देखिए जी, ये आप वो सवाल पूछ रही हैं जो 5 साल पहले पूछा जाता था, दूसरे ममालिक पाकिस्तान से पूछते थे। एक फॉर्मूला बना, अमेरिका ने लीड ली, जालिम खलीलजाद साहब आगे हुए, कतर में ये बातचीत शुरू हुई, और पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेट पाकिस्तान कर सकता था कि तालिबान अफगान फैक्शंस आपस में बैठ जाए अमेरिका के साथ, वो वहां तक बात पहुंच जाए, बात वहां पहुंच गई। अब 3 फरीक कमरे में बैठे हुए हैं, भाई आप फैसला करें आपने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान करेगा फैसिलिटेट जो कर सकता है। पाकिस्तान को ये मत कहें कि कमरे के अंदर आए और फिर ये भी करे वो भी करे, क्योंकि फिर आप कहेंगे पाकिस्तान इंटरफेयर करता है। तो हमारी क्या पॉलिसी है? नंबर 1, अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हमने बिल्कुल क्लियरली मैनेज करनी है कि जनाब ये तीनों बैठे हैं, हम हर चीज करेंगे जो कर सकते हैं। फैसला इन लोगों का और आपका, जो चाहते हैं अफगानिस्तान में करें, हमें उसमें यह ना कहें कि आपने ये या हमने वो, आपका फैसला है। दूसरी बात क्या कहनी है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, माइलस्टोन्स एग्रीड है, ये बात तय हो गई कि कैसे बात होनी है, कब तक विड्रॉल होना है, कब तक फलां चीज होनी है। जो माइलस्टोन्स एग्री हुए उस पे काम करें और उसको आगे लेके चलें। पाकिस्तान आपके साथ है, ये सिंपल बात है, उसमें हमने कोई इंटरफेयर नहीं करना, ना ही हम विक्ट्री गारंटी कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। कुछ चैलेंजेस जो हैं वहां पे भी, जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिस तरह के माइकल कुगलमैन हैं, जो एनालिस्ट हैं वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर के, वो लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कुछ ताल्लुकात के ऊपर थोड़ा सा तनाव इस हवाले से आ सकता है कि बाइडेन विल लाइकली गो रिलेटिवली इजी ऑन इंडिया फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, और ये ह्यूमन राइट्स की बात करें, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका कुड फाइंड देमसेल्फ सब्जेक्टेड टू शार्प एंड फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म। के
जो यहाँ पे कदगने लगी हैं खासतौर पे मीडिया के ऊपर, जिसकी चर्चा एक तरीके से अमेरिका में भी हो रही है, उस हवाले से बाइडन जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वाज़ेह है, वो ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत उनका एक फोकस रहा है। तो आप नहीं समझते कि उस हवाले से पाकिस्तान को तनकीद का सामना हो सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान को तनकीद का सामना होगा तो पाकिस्तान रियासत बिल्कुल अपना सच्चाई पे मबनी बयानियां उनको देगी और जहां पुशबैक करना होगा वहां हम करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, प्रैग्मेटिक बट अनअपोलोजेटिक। अच्छा, जो आपका सवाल है, मुझे उसकी ड्रिफ्ट जो है आई डोंट एग्री विद दैट। देखिए, हिंदुस्तान का जो मामला है, जो कश्मीर का मामला है, दैट्स ए यूएन रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कवानीन तोड़ रहा है, जो यूनिलैटरल फैसले कर रहा है, जिसको फेहरिस्त में होना चाहिए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की। उससे क्या ताल्लुक है कि बाइडन साहब जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान जरूर कहें जो कहना है, इसका ये मतलब नहीं कि दे गो इजी ऑन इंडिया। अगर वो इजी ऑन इंडिया जाएंगे तो फिर विल कॉल देम आउट, बिकॉज फिर वो काम कर रहे हैं जो हिपोक्रिटिकल है। अगर वो इन प्रिंसिपल ये कहते हैं इंडिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, गुड लक टू देम जी, सॉवरन मुल्क हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर उस पार्टनरशिप पे आप कुछ नहीं कर रहे, आप करें। कश्मीर इज अ सेपरेट इशू, वो आपको रेज करना पड़ेगा, हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, एक्चुअली वो रिकॉर्ड कर रहे थे माइकल कुगलमैन, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, अंदरूनी ह्यूमन राइट्स। वो माइकल कुगलमैन कर रहे हैं, आप क्यों उसको सीरियसली ले रही हैं? एक थिंक टैंक में बैठा हुआ बंदा अपने आर्टिकल लिख रहा है, तो अगर वो कोई बात कर दे तो वो क्या मतलब है? खुदा न खास्ता कोई ये तो नहीं कि दैट इज नाउ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग होते हैं उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए डॉक्टर साहब। आप जरूर सीरियसली लें, लेकिन बहुत से लोगों की बहुत सी राय होती है। यू कांट मेक दैट यूएस पॉलिसी। इज वन गाय हु सेड समथिंग, वो जरूर कहें, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ जो वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सिक्योरिटी हैं। डॉक्टर साहब, आज एक बहुत अहम जो है वजीर आजम ने एक दौरा किया और वहां पे उन्होंने ऐलान किया, खुशखबरी दी कि जो वाना के नौजवान हैं वो 3G 4G जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरे से बेहतर पता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 3G 4G नहीं आता, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है। तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे 3G और 4G कब आएगी? चूंकि सिक्योरिटी रीजंस बताए जाते हैं, मगर इन इलाकों के अंदर तो अब अशद जरूरत है, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस तो सारी हो रही हैं और वो ले नहीं पा रहे चूंकि वहां पे इंटरनेट नहीं फराहम। देखिए जी, पहली बात तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि इंटरनेट आज की दुनिया में इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नौजवान नस्ल के लिए इट्स अ राइट। वो ये नहीं समझते कि कोई प्रिविलेज है, मतलब उनकी सारी जिंदगी इसी पे टैबलेट फोन ये वो इस पे चलती है। सो वो तो बात वाजे हो गई। अब जब मैंने आपको खुद ये बता दिया और आज वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बात वहां कर दी, उससे आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी ड्रिफ्ट किस तरफ है। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये बड़ा जरूरी है। अब आ जाती है प्रॉब्लम कि मेरे जैसा बंदा ही अपने ही ऑफिस के डेस्क पे बैठ के, क्योंकि मेरा परव्यू वो है, मैं ये कहता हूं कि जी ये देखें, ये हिंदुस्तान कर रहा है, ये कर रहा है, ये और यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। अब हमने करना है इसको बैलेंस। कैसे बैलेंस होगा? कि तैयारी करनी है कि वो जो चीजें यूज कर रहे हैं अंडरमाइन करने के लिए ना कर सके और हमारे नौजवान जो है पढ़ भी सके, स्किल्स भी डेवलप कर सके, टेक्नोलॉजी उनको मिल भी सके। तो मुझे आपकी बात समझने की इजाजत दीजिए कि आप जब कहते हैं कि जी वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, तो क्या सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा के ही नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं? अब सियालकोट में भी तो बॉर्डर है, सिंध में भी तो बॉर्डर है, वहां पे तो 3G 4G फराहम है। ओहो मुनीज़, मैंने नौजवानों की बात नहीं की, उन्होंने किसी ज्योग्राफी में वो पेनिट्रेट कर रहे हैं ना, जहां पे आपकी गवर्नेंस ट्रेडिशनली वीक रही है, जहां आपके स्टेट स्ट्रक्चर्स वीक रहे हैं, जहां डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां हमें पेनिट्रेशन ज्यादा नजर आई। अब फर्ज करें कि एक दिन हमें नजर आता है कराची में, तो वो एक दिन के लिए आप बंद करते हैं सेल सर्विस या कोई टेक्नोलॉजी, तो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे पॉलिसीज ऐसे ही बनती हैं। इसमें रिस्क हमेशा रहेगा, बिल्कुल ठीक है। शायद रिस्क एपेटाइट हमारी बहुत लो थी, अब हमने थोड़ी बढ़ाई है, उसका पहला रिजल्ट आपके सामने आ गया। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ा फैसला है, दिस इज नॉट माइनर। मतलब मेरे ऑफिस जैसा बंदा जो है वो स्केप्टिक होगा ना, मेरा काम ये है कहना कि भाई ये चीजें देख लें, बट जब आप इंटरनेट फराहम नहीं करते हो, आपने बड़ी करेक्टली कहा कि इट्स नेसेसिटी, और यूएन भी अब इसको एक नेसेसिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है।
जब आप कहते हैं नेसेसिटी है और आप तमाम एजेके को, तमाम गिलगित बल्तिस्तान को, तमाम साबका फाटा के इलाकों को 3G 4G नहीं देते और फिर आप उनके बच्चों को कहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करें, तो आप नहीं समझते कि ये उनके ऊपर एक राइट्स वायलेशन है और आप नहीं समझते कि ये गैर कानूनी भी है, क्योंकि इसको चैलेंज भी किया गया है कोर्ट के अंदर? आप सवाल गलत पूछ रही है ना, मैं बात ही कोई और कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि दुश्मन भी तो अक्लमंद है ना, वो भी तो वही सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है मेरे बच्चे को शहीद करने के लिए, वो भी तो वही सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है मेरी खवातीन, मेरे बच्चे और मेरे बूढ़ों को शहीद करने के लिए रोज। सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज ए डिसीजन मेकर, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे इदारे की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सिस्टम की कर रहा हूं, कि हम ये इंश्योर करें कि कोई कीमती जान जाया ना हो और ये इंश्योर करें कि वो बच्चे पढ़ें। अब ये बैलेंस जो है बड़ा मुश्किल है। तो पहले बैलेंस शायद बहुत ज्यादा टिल्टेड रहा है पिछले जमानों में टुवर्ड्स सिक्योरिटी। अब आपको नजर आ गया कि हम वो चेंज कर रहे हैं पैराडाइम। हमने पहला स्टेप बहुत बड़ा ले लिया है इन अ प्लेस जहां ट्रेडिशनली गवर्नेंस बहुत वीक थी और बहुत पेनिट्रेशन थी हॉस्टाइल एजेंसीज की। अब इंशाल्लाह ये चलेगा और फिर बाकी जगह भी वो मॉडल रेप्लिकेट। मगर आप नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ देखें तो वहां पे टारगेट किलिंग का जो मामला है वो बढ़ता चला आ रहा है। आप आखिरी जो पिछले 3 साल हैं उसके अंदर जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं MPA मीर कलाम, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी 200 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। तो मोइद यूसुफ साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाल ही में आपको पता है डॉक्टर वलीउल्लाह का भी कत्ल हो गया, फिर आज एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है वजीरिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के खिलाफ। फिर आपने देखा होगा कि इस्लाम बादशाह का एक घर है वो जला दिया गया और उसके नतीजे में जो पत्थर जाके साथ वाले घर को लगा तो उसके अंदर एक बच्चा 13 साल का खातिम गुल, उसका जनाजा उठाया गया। तो वहां पे तो एक एहतजाज हो रहा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज पे बड़े परेशान हैं कि यहाँ पे मसमार कर देते हैं घरों को और फिर लोगों को वहां से उठा के ले जाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, देखिए टैक्टिकल लेवल पे मेरे पास इंफॉर्मेशन या डिटेल नहीं होगी क्योंकि वो मेरा परव्यू नहीं है। मैं आपको जो उमूमी बात है वो बता देता हूं कि इसमें आप ये दुरुस्त कह रही हैं कि कुछ अपटेक इन वायलेंस कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। कुछ आपको नजर आए हैं वाकयात जो हमने खुद पीछे ये डोसियर जो इंडिया का दिया उसमें भी रिवील किए और भी थे। और ये सारे हमारे इदारे जो हैं अब इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि इतनी मेहनत से अल्लाह ताला के शुक्र से ये तमाम हमने टेररिज्म की जो वेव थी उसको खत्म की, बिल्कुल नियर जीरो पे आ गए। इकोनॉमिक जो हमारी इंडस्ट्रियल वो हैं एस्टेब्लिशमेंट्स उन पे तो बिल्कुल जीरो हो गया 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये थोड़ा सा फिर से स्पेस कोई नजर आई है कि क्रिएट हुई है किसी तरह। ये एक्सटर्नली फंडेड भी और पेनिट्रेशन एक्सटर्नल है, इसमें हमें कोई शक नहीं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। बट ये जो अपटेक है अब इस पे काम हो रहा है कि इसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए। एंड ऑल एजेंसीज जिनका ये काम है वो दिन रात इस पे काम कर रही है। क्योंकि आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू स्पीक ऑन दैट, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजा है और उसी पे काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, औरंगजेब एजेंसी के अंदर एक जिरगा उन्होंने भी एक मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो इलाका है वो तो बॉर्डर के करीब भी नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे क्यों वायलेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत जो है वो तमाशा देखती रह गई है। बल्कि वहां पे आपके एक अपने लोकल लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल लीडर मलिक आसिफ खान, उनको भी हलाक कर दिया गया। फिर इंजीनियर्स को, लेबरर्स को वहां पे किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। मैंने आपको पहले कह दिया कि एक अपटेक नजर आई है, वाकयात हुए हैं और उस पे ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि तमाशा देख रही है हुकूमत, दिन रात इसी पे काम हो रहा है। कौन, व्हाई वुड द गवर्नमेंट वांट कि आपका एक शहरी, एक भी शहरी इनोसेंट शहरी जो है वो शहीद हो जाए? तो प्लीज हैव अ हार्ट, ऐसा नहीं है, सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया अपटेक हुई है और उसी पे काम हो रहा है कि वो रुके। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह दूं, ये जो वेव भी जो है इसको प्लीज ऐसे ना समझिए या प्रेजेंट ना कीजिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी हम 2007, 8, 9 में वापस जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह खौफजदा है, खासतौर पे मच में जिस तरह के 10 माइनर्स को बेदर्दी से मारा गया। मैंने तो आपको खुद ही कह दिया ना, तो मैंने आपको खुद ही बता दिया। खौफजदा हैं और उसके अंदर हमने देखा कि 3 ऐसे माइनर्स थे
जो बच गए, और उसके हवाले से पुलिस ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और फिर तहकीक होगी। ये जो एक वारदात थी ये दाइश ने कबूल की थी, जो हजारा शियों को, माइनर्स को मारा गया था। आपके पास कुछ और, अब चूंकि वक्त गुजर गया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? चूंकि हमें यह भी बताया गया था कि दाइश का वजूद नहीं है, अगर आपको याद हो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पर जो ज्यादातर लोकल ग्रुप्स हैं, लश्कर जंगवी, वही क्लेम करते रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिया हजारा के मर्डर की। देखिए जी, पहली बात के वजूद का मतलब तो ये है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं है, एक्टिविटी तो करके और लेबल तो लगा सकता है ना अपना, तो वो तो है। बाकी जहां तक इंफॉर्मेशन का है, मुनासिब नहीं होगा यहाँ बात करना। जब इट इज रेडी फॉर पब्लिक कंजम्पशन, जब सारा काम हो चुका होगा हमारी एजेंसीज का बैकग्राउंड का, तो ऑब्वियसली वी आर रिस्पॉन्सिबल कि वो पता चले। जी डॉक्टर साहब, एक और अहम अपॉइंटमेंट हुई है और वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की एज सऊदी एम्बेसडर। और क्योंकि आपने वहां पे करियर डिप्लोमेट नहीं चुना और इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ मामलात सही नहीं है, तनाव है, उन्होंने अपना लोन भी वापस मांगा है, $1 बिलियन हमने उनको देने हैं, तो आप नहीं समझते थे कि करियर डिप्लोमेट होना चाहिए था? कम से कम तंकीद ये हो रही है नाकदीन के हवाले से। It's not my purview, Muniz. It's the Prime Minister of Pakistan who decides. He's made a decision. And we have a very, very able person going as ambassador to Saudi Arabia. डॉक्टर साहब, अगर इंडिया की तरफ अब रुख करें, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे बयानात आते रहे पाकिस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान एक एडवेंचरस मूड के अंदर है। आपको याद होगा कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी मोदी हुकूमत से कि शायद अगर वो आएंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, मगर वो नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या मामलात मजीद बिगड़ेंगे, या आप समझते हैं कि कोई ना कोई नॉर्मलसी आ सकेगी जिसके तहत जो CBMs थे कम से कम वो फिर से शुरू हो सकेंगे? देखिए जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? दोनों मुल्कों में इतनी गुर्बत है, उसको रिजॉल्व करना है। असल इश्यूज तो वो हैं, बट जिस वक्त जो माइंडसेट इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत का है पाकिस्तान के बारे में, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं रोज, अनफॉर्चुनेटली आई सी नो होप दैट दे विल कम टू देयर सेंसेस। मुझे तो नहीं नजर आता। अच्छा, दैट्स वेरी सैड इंडीड। डॉक्टर साहब, एक और चीज, हम तो चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरा खित्ता नॉर्मलाइज हो, आगे चले, लेकिन उधर जो टोला है वो उसके मेरा ख्याल है और ही कोई अज़ाइम है। जी डॉक्टर साहब, फिर हमने देखा है कि अदालतों के अंदर बहुत सारे मामलात आए हैं जो गुमशुदा हैं लोग, लापता अफराद हैं, उनके हवाले से, और उसके ऊपर अदालतों ने आवाज़ भी उठाई है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनिल्ला ने ये कहा, और वो एक पिटिशन सुन रहे थे इमरान खान की, जो 2015 से लापता हैं, और उनके बारे उन्होंने कहा कि ये जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये हुकूमत के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर और उनकी काबीना के ऊपर होती है कि कैसे इस्लामाबाद की टेरिटरी से लोग लापता हो जाते हैं, मगर ना ही उनको बाजियाब कराने की कोशिश की जाती है, ना ही उनका कुछ पता चलता है। तो ये भी तो एक सिक्योरिटी इशू के हवाले से एक बहुत अहम इशू है, और लातादाद अफराद के अंदर लोग लापता भी हैं। इसके ऊपर क्या हुकूमत कुछ कर रही है? अगेन मैं आपको डिटेल नहीं दे सकूंगा, लेकिन देखिए, जो भी शहरी पाकिस्तानी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिरी बात है रियासत की है, इस पे तो कोई बहस नहीं है जी। और जो कुछ पाकिस्तानी रियासत कर सकती है, इसमें हुकूमत नहीं, मैं रियासत की बात कर रहा हूं। जब भी कोई रियासत होगी वो हमें करना है, और जो इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, प्रोविंसेस हैं, बाकी हैं, वो इस पे प्रॉपरली काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी ऐसी एनवायरनमेंट रही है, कई दफा वी रियली डोंट नो, और ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, और इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है। काम हो रहा है, रिजल्ट्स जो हैं या कहाँ किसका स्पेसिफिक केसेस, वो मेरी डोमेन में है नहीं, इसलिए मैं आपको, मेरे पास इंफॉर्मेशन वो नहीं है। बट द लार्जर पॉइंट इज एब्सोल्युटली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल एक एक पे काम हो रहा है, और यू नो वी हैव टू कीप डूइंग दैट। जी, चूंकि आप वजीर आजम के मावने खसूसी हैं, और हमें याद पड़ता है कि जब मतीउल्लाह जान का केस आया था तो वजीर आजम ने इसका नोटिस भी लिया था, तो क्या वजीर आजम की इसके ऊपर बिलखसूस क्या राय है इस इशू के ऊपर, क्योंकि वो तो माजी में भी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं जब वो वजीर आजम नहीं थे?
देखिए राय मैंने आपको बता दी ना, मतलब है कि वैसे ही इतना एम्पैथेटिक शख्स है वजीर आजम कि इस पे तो कोई दो राय नहीं कि उनकी राय क्या है। जो कुछ किया जा सकता है टू फाइंड आउट कि भाई एक मिसिंग पर्सन है, किधर है, क्या हुआ। बहुत से जो हैं वो वी डोंट नो कि क्या हुआ अल्टीमेटली, कोई लापता है, कोई शायद गलत इंफॉर्मेशन हो, वट एवर इट इज, वो जो भी सारी स्पेस है ऑब्वियसली, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे वजीर आजम का तो यही उनकी राय है। और कई चीजें हैं जो आपको चीजें आप करते हैं और सक्सेस हो जाती है, कई बहुत पेनफुल होती हैं, आपको करते रहना पड़ना होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमेशा वक्त कम होता है, सवाल ज्यादा होते हैं। नाजरीन इधर एक वक्फा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कोरोना के हवाले से मुल्क में हालात क्या हैं, वैक्सीन कहां है, कब आएगी, ये सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5,24,783 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1772 मरीज सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 45 से ज्यादा ममालिक में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक वैक्सीन की खरीदारी का मुआहदा नहीं कर सका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है कि वफाकी हुकूमत सूबों और निजी कंपनियों को वैक्सीन दरामद करने के लिए कह रही है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी, उनका यह कहना है कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दिहाड़ीदार तबके को रियायती नरखों पर वैक्सीन फराहम करे। पाकिस्तान की बड़ी आबादी इस दिहाड़ीदार तबके पर मुश्तमिल है। दिहाड़ीदार तबका पहले ही हुकूमत की गलत तरजीहात और उम्रा को नवाजने वाली पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहा है, ऐसा कहना है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर नौशीन हामिद को, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल महमूद का ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी से है, वो वबाई अमराज के शोबे से वाबस्ता हैं और सिंध में इंसादे कोरोना के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के मेंबर हैं। सबसे पहले डॉक्टर नौशीन आपकी जानिब आती हूं। सभी ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कब फराहम होगी। डॉक्टर फैसल ने कह दिया था कि जी मार्च तक, अप्रैल तक वैक्सीन आ जाएगी, मगर अब ऐसा लग नहीं रहा। जी डॉक्टर फैसल ने आज फिर अपनी मीडिया टॉक में इस चीज का रीअश्योर कराया है कि इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में जो हम लोगों ने कहा था कि 1 मिलियन डोजेस जो हैं वो हम अपनी आवाम को प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने आज फिर उस बात को दोबारा से बताया है कि ये इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो हम लोग 1 मिलियन डोजेस जो हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी और हम इसको अपने हेल्थ केयर के जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हम लगाएंगे। तो और दूसरा उन्होंने ये भी अपना हदफ भी बताया है कि हमारा हदफ जो है वो साल में 2 करोड़ वैक्सीन मंगवाने का है। तो जाहिर है कि वो इतनी जिम्मेदारी के साथ अगर एक जिम्मेदार शख्स ये बात कर रहा है तो इसके पीछे हुकूमत की वर्किंग मौजूद है और हुकूमत की पूरी स्ट्रेटेजी और जिस तरीके से हुकूमत इस वक्त तमाम कंपनीज के साथ राब्ते में है और जिस तरह से डिसीजंस हो रहे हैं, फाइनल नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो जाहिर है उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी से आज ये अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें ये वैक्सीन जो है ये अपने 1 मिलियन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। जी डॉक्टर नौशीन, जब आपने कहा ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, क्या ये ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके साथ हमारा मुआहदा तय पाएगा या जो चाइनीज वैक्सीन है उसके साथ मुआहदा तय पाएगा? देखिए इस वक्त मैं आपको यही बता सकती हूँ कि मल्टीपल एवेन्यूज जो हैं उन पे वैक्सीन लाने की कोशिश की जा रही है और एक से ज्यादा भी हमारे एवेन्यूज हो सकते हैं। ड्रैप से इस वक्त फिलवक्त जो है वो इमरजेंसी यूज के लिए एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की है और साइनोफार्म जो चाइना की है, इन दोनों का अप्रूवल ले लिया गया हुआ है और इंशाल्लाह जैसे निगोशिएशंस फाइनल होती हैं इनमें से जो भी वैक्सीन होगी वो इंशाल्लाह आएगी, मगर एक से ज्यादा वैक्सीन होंगी जो मुल्क में आएंगी। अच्छा, ये आपने कहा कि ड्रैप ने ऑलरेडी इसकी अप्रूवल कर दी है, मुझे ये बताइए कि सूबों को इजाजत होगी कि वो अपने तरीके से ये वैक्सीन जो है अपने आवाम को दस्तयाब कर सके और खरीद सके?
देखिए जी, ये बात हुई थी जब सिंध की वजीर सेहत ने ये एतराज उठाया था कि सूबों को वफाकी हुकूमत जो है वो इसको मंगवाने की इजाजत दी जाए। तो इसका जवाब वफाकी हुकूमत ने ये दिया था कि पूरी फॉर्मेलिटीज जो होती है किसी भी चीज को मुल्क में मंगाने के लिए, किसी वैक्सीन को या दवाई को, उसकी पूरी करके अगर कोई सूबा मंगवाना चाहता है तो वो मंगवा ले। मगर इसका ये मतलब हरगिज ना लिया जाए कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। बिल्कुल वफाकी हुकूमत जो है वो अपने मंगवा रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी पॉपुलेशन को देगी। ये हुकूमत की कमिटमेंट और इंशाल्लाह ताला फ्री मिलेगी जी हुकूमत की तरफ से। डॉक्टर फैसल, ये बताइए कि चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, क्या दूसरी लहर इस वक्त अपने पीक पे है या हम लहर से नीचे आ रहे हैं? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स। ये कहना मुश्किल है, बट ये डेफिनेटली लास्ट 3 या 4 दिन से हमारे केसेस दोबारा से थोड़े से नीचे आ रहे हैं। बट इफ यू रिमेंबर, इससे पहले भी कुछ हफ्ते पहले हमारे केसेस नीचे आना शुरू हुए थे और फिर दोबारा से बढ़ गए थे। सो अब ये वक्त ही बताएगा। आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में चीजें थोड़ी सी और बाज हो जाएगी, क्या हम बाकी कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं या नीचे जाके दोबारा ऊपर आएंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि 1 फरवरी से स्कूल्स खुल रहे हैं, क्या ये सही डिसीजन है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस दौरान हमें स्कूल्स खोल देने चाहिए या लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रखने चाहिए? तो देखिए, स्कूल्स खोलना और स्मार्ट लॉकडाउन दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्कूल अगर आप SOPs के साथ खोलें तो एक्चुअली खोलने में कोई मसला नहीं, बल्कि स्कूल एक तरह से एक लो रिस्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां पे अगर आप SOP फॉलो करें तो वायरस के फैलाव के चांसेस कम होते हैं, और जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वायरस अगर फैलता भी है तो उनकी शदीद बीमारी होने के चांसेस कम है। अब इसके बरक्स अगर आप देखें कि कोई शादी हॉल है या कोई तकरीब है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एक साथ खड़े हुए हैं या हैं इनसाइड, तो वहां पे वायरस फैलने के चांस बहुत ज्यादा होता है, और जिनको वायरस लगता भी है उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने का चांस होता है। तो आपका ये कहना है कि स्कूल्स खोल लें मगर SOPs को फॉलो करें? एब्सोल्युटली, और SOPs फॉलो करें और उसको मॉनिटर करें। राइट। और अभी जब आप वैक्सीन के हवाले से जब मामला आ रहे हैं तो एज एन एक्सपर्ट आपके क्या इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे और आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? सो आई गेस चैलेंजेस 2-3 ही है जो आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि वैक्सीन की फराहमी सबको कैसे पहुंचाए, गारंटी की जाए। मगर याद रखें कि हम बार बार यही कहते हैं कि वैक्सीन सिर्फ इतनी आ रही है और पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बट दिस इज ओनली द फर्स्ट फेज। वैक्सीन हमेशा फेजेस में आती है। पहले वो लोग जिनको इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा है उनको लगेगी, फिर जिनके इन्फेक्शन बुरा होने का चांस ज्यादा है उनको लगेगी, मगर इवेंचुअली होपफुली ओवर द नेक्स्ट 1 से 2 साल में सभी को लग जाएगी। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर नौशीन, जो निजी शोबा है क्या उसको इजाजत है कि वो वैक्सीन खुद अपने तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान ले आए? जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई है, मगर उनको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। उनको ड्रैप के पास, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास उस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और वंस वो रजिस्ट्रेशन हो तो जाहिर है प्राइसिंग भी जो होती है वो उनके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर फैसल, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया और बहुत अहम जो सवालात थे उनके जवाब दिए। तो नाजरीन, वैक्सीन जो है डॉक्टर नौशीन का कहना है कि वो मार्च-अप्रैल में लोगों को दस्तयाब होनी शुरू हो जाएगी। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।